गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूं आप सभी दर्शकों के साथ। क्लास नाइन्थ, जी आप क्लास नाइन्थ का ये सत्र देख रहे हैं। साइंस की यहाँ बात की जाएगी और बहुत मजेदार एक सत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। और उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। क्लास 9 के लिए, कक्षा 9 के लिए ये साइंस का सत्र रहेगा। और जैसा कि आप टाइटल पढ़ा होगा अपने स्क्रीन पर, स्वांग संग विज्ञान। जी, ये आज जानना है इस रहस्य को कि स्वांग से विज्ञान हम कैसे सीखेंगे। मेरे दाहिने हाथ पर जो दो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, मैं इनका परिचय कराऊं। वैसे तो सभी दर्शक हमारी सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि समय समय पर विज्ञान के जो हमारे लिए खेल के जरिए सत्र लेकर आती हैं। मेरे दाहिने हाथ पर बैठी हैं प्रोफेसर रुचि वर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स से। आज जानेंगे इनके खजाने में क्या है हमारे 9वीं क्लास के बच्चों के लिए। आपका स्वागत है रुचि जी। थैंक यू कृति। और दूसरी ओर आप देखेंगे संध्या शर्मा जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संध्या जी भी नया चेहरा नहीं है हमारे चैनल के लिए, पर आज खुद स्टूडियो में उपस्थित हैं कक्षा 9 के छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। और संध्या जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कल्चर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। और क्योंकि आज बात है स्वांग और विज्ञान, और दोनों ही सत्र में पहले दोनों ही प्रोफेसर्स के लिए कंडक्ट कर चुकी हूं। और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एनसीईआरटी का एक विभाग है जिसमें हम ये बात करते हैं कि कैसे कला सभी में सम्मिलित है और सभी विषयों को लेकर कला कैसे हमारे बच्चों को इन्हांस करती है, उनके स्किल्स को, हमारे स्टूडेंट्स की। तो आज यही जानेंगे, इसी रहस्य की परतों को परत दर परत अगले 1 घंटे में हम खोलेंगे और जानेंगे कैसे ये कला जुड़ी है विज्ञान से। और क्योंकि स्वांग की बात है तो हमारे साथ 2 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी साज पर उपस्थित रहेंगे। मैं परिचय कराना चाहूंगी। डॉक्टर रविंद्र नागर हैं, ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट हैं, ए ग्रेड कलाकार हैं। और नगाड़े पर हमारे साथ श्री सुभाष नगाड़ा जी रहेंगे, वो भी AIR आर्टिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्वांग संग विज्ञान। रुचि जी आपके पास आऊंगी। आज ये क्या है, मतलब आपके जो सत्र रहते हैं वो बड़े अनोखे होते हैं, पर ये तो मेरी कल्पनाओं से परे है। थोड़ा सा बताएं आज क्या है। कृति जी, सबसे पहले तो शुरू करने से भी पहले मैं संध्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि उन्होंने मेरे इस आइडिया को, इस सोच को एक मूर्त रूप देने में पूरा साथ दिया और आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे समय में भी। तो संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका। थैंक यू। और कृति जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आज का कार्यक्रम है कुछ अनोखा, एक अनोखी प्रस्तुति। अनोखी इस रूप में क्योंकि इसमें होगी विज्ञान के तथ्यों की महक, मिथ्याओं के टूटने की खनक, हरियाणवी संस्कृति की झलक, कला के सौंदर्य का निखार, जिम्मेदार नागरिक की पहचान और मानवीय मूल्यों के प्रति उठती संवेदनाओं का सैलाब। तो आज का कार्यक्रम कुछ इस रूप में खास है। और बच्चों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ विज्ञान के तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि छूना है हर उस पहलू को जो विज्ञान के प्रति समझ को सार्थक बनाती है। पहुंचना है हर उस व्यक्ति तक जिसे निभानी है जिम्मेदारी एक उत्तरदायी नागरिक की। तो देखिए और दिखाइए भी अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, चाचा चाची और सभी बड़ों को, जिन्हें आप हो सकता है अपने शब्दों से तो ना समझा पाएं, लेकिन इस कार्यक्रम की रागिनी उनकी समझ और चेतना पर दस्तक जरूर देगी। तो बच्चों, आपसे हम थोड़ी देर में फिर रूबरू होंगे। उससे पहले हम शिक्षकों से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जाइए कहीं नहीं, क्योंकि आपके लिए है एक छोटा सा खेल और वो आपको खेलना है अभी कुछ पलों में। आपके सामने कुछ पंक्तियां दिखाई जाएंगी और स्लाइड पर हम उन पंक्तियों को दिखा देंगे। करना ये है, उन पंक्तियों को आपको जल्दी जल्दी फटाफट से बिना रुके 5 बार बोलना है, वो भी बिना गलती किए। तो पंक्तियां आपके सामने हाजिर हैं और पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। और जल्दी जल्दी दोहराते जाइए जब तक हम आपके शिक्षकों से बात करें
और ख़ास तौर से इन पंक्तियों का इशारा हमारे इस कार्यक्रम के उद्देश्य की तरफ है। तो फटाफट से ये पंक्तियाँ बोलिए, तब तक हम आपके शिक्षकों से कुछ गुफ्तगू, कुछ बात कर लें। और शिक्षकों से बात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जब भी किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात चलती है तो एक ख़ास उपागम, एक बहुत ही अलग तरीके की अप्रोच की, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है और अपेक्षित भी है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी विभिन्न विषय वस्तुओं के समागम, विभिन्न विषयों की विषय वस्तुओं का इंटीग्रेशन। कैसे हम अलग अलग विषयों की जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं उसको तोड़ें और उन अलग अलग विषयों के आपस में जो सरोकार है, जो अंतर्निबद्धता है, उसको कैसे छात्रों के समक्ष मनोरंजक रूप में प्रस्तुत किया जाए। ये एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत होती है शिक्षकों के सामने। कैसे किया जाए, इसे अंजाम कैसे दिया जाए। आज का जो कार्यक्रम है वो असल में इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह देखा जाता है कि सभी विषयों की विषय वस्तु में बहुत से ऐसे पड़ाव होते हैं जो हमें ऐसा अवसर देते हैं कि उनकी आपसी जो तालमेल है विषयों का, उस पर हम काम कर सकें, उसके साथ खेल सकें। तो आज हमने भी ऐसा ही कुछ प्रयास किया है, अलग अलग विषयों की विषय वस्तुओं को समेटने का और एक मनोरंजन अंदाज में। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 बार पंक्तियां बोल चुके होंगे और आपने महसूस किया होगा कि आपका दिमाग और आपकी जीभ कितना कोऑर्डिनेशन में आ चुका है और आप कितना इस चीज पर कंसंट्रेट कर चुके हैं। और असल में ये जो पंक्तियां आपको दी गई थी, और आप सब जानते भी होंगे, टंग ट्विस्टर था। ये एक छोटा सा टंग ट्विस्टर का खेल था और अब आपका जो दिमाग है कंसंट्रेशन की तरफ आप महसूस कर रहे होंगे। तो अब आपकी कंसंट्रेशन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये तो एक खेल की बात थी। अब हम छोटा सा टेस्ट बच्चों का लेंगे कृति जी, क्योंकि वो हमारी आदत होती है। वो आपके तो सत्र में बच्चों की बिना खेल भी आकलन होते के, हैं। हाँ, बिना आकलन जी, के हम जी, आगे जी। बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। और हम सब भारत में रहते हैं, जी, भारत की कला संस्कृति, उम्मीद करते हैं हम, हमसे ये उम्मीद करी जाती है कि हम उसकी जानकारी रखें। जी, तो बच्चों, एक सामान्य ज्ञान का ही प्रश्न है। एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाएंगे जी, और आपको पहचानना होगा कि कला के ये किस रूप का प्रस्तुतिकरण है, कला की कौन सी विधा है जिसे कि दिखाया जा रहा है। तो देखिए वीडियो ध्यान से और बताइए, चैट बॉक्स में हमें जवाब जरूर दीजिएगा। जी, बिल्कुल जवाब दें। और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना है जो इसका सुमिरन करे तो बंदे शुद्ध आत्मा जी, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है अब विज्ञान से आप इसको कैसे जोड़ेंगी। आप तो खेल खेल में मतलब कॉम्प्लेक्स से केमिकल्स को भी नचा देती हैं बच्चों के लिए, खिला खिला के समझा देती हैं। तो आज सत्र में क्या रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा रहस्य खोलें रुचि जी। हाँ, कदम दर कदम, परत दर परत रहस्य खुलते जी। चलेंगे। और अगर आपने इस वीडियो की में जो प्रदर्शन था उसको, उसकी कला, उसकी विधा को पहचान लिया तो आप जरूर बधाई के पात्र हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि आज की पीढ़ी इस कला के इस रूप से कुछ अनजान प्रतीत होती है और असल में देखा जाए तो कला की ये जो विधा है वो एक संकट के दायरे में है।
अपने अस्तित्व के संकट में, अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ रही है। मैं बात कर रही हूँ इस कला के रूप की जिसे कहा जाता है, आप स्लाइड पर देख सकते हैं, जी, अब हम जिसे स्लाइड कहा जाता है स्वांग, इंडियन फोक डांस एंड ड्रामा एंड द मोस्ट एंशियंट फोक थिएटर। और आपको उत्सुकता जरूर होगी, मैं इसके बारे में अधिक आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद उत्सुक होंगे इस कार्यक्रम के बाद कि आप इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानें। कितनी पुरानी ये कला है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी के समय की ये कला है और धीरे धीरे इस कला का किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशंस हुए, किस तरह से उसमें बदलाव आए, इसका एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर इतिहास भी है। और ये कहा जाता था इस कला के लिए एक मर्दाना एक जनाना मंच पर अड़े थे, एक सारंगी एक ढोलकिया साथ में अड़े थे राई, ऐसा कहा जाता था। यानी इस कला में आप देख सकते थे एक मर्द होता है, एक जनाना। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मुगलों के समय में, औरंगजेब के काल में, चूंकि जनाना पर्दे में रहती थी तो उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो इस तरीके की कला में पार्टिसिपेट करें। तो बच्चों, ये तो सिर्फ मैंने आपको उत्सुकता जगाने के लिए कुछ बातें कही हैं, इसके बारे में आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो एक बार इस कला के रूप के बारे में पढ़िएगा जरूर। तो अभी तो हम बात कर रहे थे कला के इस रूप पर मंडराते संकट की, काले बादलों की, लेकिन ऐसा ही एक संकट हमारे समाज में भी पैर पसार रहा है और वो संकट है, एक खास चीज की तरफ ध्यान दिलाऊंगी, लिंग अनुपात पर, सेक्स रेशो पर, यानी मेल फीमेल रेशो पर। और जब हम मेल फीमेल रेशो की बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड हमारा तरीका होता है उसको बताने का, 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और इतनी बड़ी बात क्यों आई सामने, इंडिया में इस पर इतना सर्वे क्यों हुआ, क्यों इतना डाटा कलेक्ट किया गया? अगर हम स्लाइड की ओर चलें तो आप देख सकेंगे इस डाटा को अलग अलग राज्यों में। दिल्ली की आप स्थिति देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 2013-15 में सेक्स रेशो मींस फीमेल ऑन 1000 मेल्स इज 869, यानी कि 1000 पुरुष और 869 महिलाएं। गुजरात का आंकड़ा 854, राजस्थान का आंकड़ा 861, हरियाणा का आंकड़ा उससे भी नीचे, जहां से कि हमारी संध्या जी बिलोंग कर रही हैं। और खास तौर से ये कला स्वांग जो कि हरियाणा की पहचान है, वहां का फोक डांस थिएटर फॉर्म है, राजस्थान की पहचान है ये कला, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पहचान है ये कला। और अगर इन आंकड़ों को आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि स्वांग भी संकट में है और महिला और पुरुष का रेशो और अनुपात भी संकट में है इन स्टेट्स में। बिल्कुल। तो यहाँ दो बहुत ही नकारात्मक चीजें हमारे सामने आई जो कि गुहार कर रही हैं कि हमें बचाइए, हम मरने की कगार पे हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस दिशा में कुछ सोचें, और इसी की तरफ हमने एक कदम बढ़ाने की कोशिश की। और चूंकि हम विज्ञान और गणित में ये पढ़ते हैं और समझते हैं माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ब्रिंग्स पॉजिटिव, तो क्यों ना इन दो नेगेटिव नकारात्मकता की ओर जाने वाली चीजों को हम मिला दें, तो शायद हम किसी सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ सकें और वो हमारा एक कारगर कदम हो सके। और यही उद्देश्य है आज के इस कार्यक्रम का। हमने कोशिश की है कि हमारी डाइंग आर्ट स्वांग को हमारे सेक्स डिटीरियोरेटेड सेक्स रेशो, मेल फीमेल रेशो के साथ, अगर उस कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको वीव करें, इसको जोड़ें, तो हम बहुत ही मनोरंजक तरीके से और बहुत ही संवेदनशील तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी उम्मीद के साथ, और उम्मीद ही नहीं आश्वासन है मुझे कि संध्या जी के मनोरंजक अंदाज और दिल छूने वाली जो कलाकारी है इनके अंदर, उससे हम इस मुद्दे को बहुत ही खूबसूरती से छू पाएंगे।
जी बिल्कुल। तो अब अधिक समय मैं नहीं लूंगी, कलाकार मेरे साथ एक हैं। चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने हरियाणा की भी बात कर ली, सेक्स रेशियो की भी बात हुई, क्योंकि हम कक्षा 9 की यहाँ आज बात कर रहे हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, और आपके लिए ये जानना इसलिए जरूरी है, इस संजीदगी के साथ सेक्स रेशियो हम आपको एनसीईआरटी के ज्ञानवर्धक सेशंस के जरिए पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप प्यूबर्टी में अभी आए हैं और आप जैसे जैसे साइंस को आगे बढ़ेंगे, तो इस संजीदगी को इस मनोरंजक सेशन के माध्यम से हम चाहते हैं आप समझें और पूरे परिवार के साथ इसको सुने और आगे भी सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मनोरंजक सत्र। बिल्कुल, और कृति की बात से तो मुझे और पॉइंट मिल गया हो, क्योंकि असाइनमेंट्स देना भी हमारी फितरत में है जी। और कृति ने इतनी अच्छी बात बोली, तो बच्चों एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही कर डालिए इस पे और देखिए कि आपके आसपास, आपके इलाके में, आपकी लोकेलिटी में एक्चुअली क्या सेक्स रेशियो चल रहा है। बिल्कुल। तो अब अधिक समय नहीं लेंगे और अब हम हैंड ओवर करेंगे संध्या जी को। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एनसीईआरटी का, जिन्होंने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं अपनी बात को आपके सार्थक मंच से बच्चों तक लेके जा पाऊँ। और दूसरा धन्यवाद है स्पेशली रुचि जी आपका, कि आपका एक जो थॉट था, आपका जो विचार था, उस विचार को जब मैंने स्वांग के साथ जोड़ा तो मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी सुंदर कृति के रूप में सामने आएगा। तो कोशिश करूँगी कि जितना मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को सार्थक रूप से, पॉजिटिव ढंग से मैं सारी बात को हंसते खेलते नाचते कूदते बतला पाऊँ और वो सारी बात को उतने ही सुंदर ढंग से समझें और उस पर अमल भी करें, तो ऐसा प्रयास रहेगा मेरा। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम लोग स्वांग की, बच्चों मैं स्वांग को परफॉर्म कर रही हूँ इन दिनों में, और उसके साथ साथ जैसा रुचि जी ने बताया कि स्वांग जो है एक डाइंग आर्ट हो चुका है। स्वांग का बेसिकली अर्थ था कथा कहना, नकल करना, रंग भरना, यानी कि जब हम किसी भी कथा को इंटरेस्टिंग ढंग से अपने श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर अलग अलग रूपों को भरते हैं, यानी कि जब हम एक ही कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर्स में जाके अपनी बात को कहने की कोशिश करता है और जितना सुंदर उसको प्रेजेंटेशन होता है और जितना सुंदर ढंग से वो उसको अभिव्यक्त कर पाता है, स्वांग की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रही हूँ स्वांग, उसका जो टाइटल जो मैंने दिया है वो टाइटल मैं उसको नारी संरक्षण मान के चलती हूँ। और जैसा कि हम स्वांग की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से, तो हम इसको मंगलाचरण से शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपनी बात को भी कहते चले जाएंगे और अलग अलग रंगों को मैं इसी रूप में बैठे बैठे आप लोगों के आगे भरूंगी। मैं ही उसके अंदर बहू बनूंगी, मैं ही सास बन जाऊंगी, मैं ससुर बन जाऊंगी, मैं हस्बैंड भी बन जाऊंगी और कितने सुंदर ढंग से मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर पाऊंगी और आप उसको अपने सार्थक प्रयास के रूप में अपनी सोसाइटी के अंदर भी इस सारी बात को रख पाएँ, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। शुरुआत कर रही हूँ स्वांग नारी संरक्षण की। ओम नाम सब से बड़ा और इससे बड़ा ना को जो इसका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा। देखिए ये हमारी पौराणिक चीजें हैं। सबसे पहले हम ओम से हर चीज का प्रारंभ करते हैं, उनको हम जो है नमन करते हैं और उसके बाद
ये हमारी पौराणिक चीज है कि हम शक्ति का यानी कि नारी स्वरूप हमारी प्रकृति को भी उतना ही अभिनंदन देते हैं। देखिए, सदा भवानी दाहिने श्री गौरी पुत्र गणे भरी सभा के। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इतना बड़ा पंडाल है, आज आप लोग हमें देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा करने वाली वही देवी है, तो हम उसकी भी आराधना कर रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भरी सभा के बीच में माँ रखना मेरी लाज। भरी सभा के बीच में माँ रखना मेरी लाज। भरी सभा के बीच में माँ रखना मेरी लाज। बात कर रहे हैं हम नारी की, तो उसकी स्तुति से ही हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से अपनी कथा को आगे लेके चलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी नाम है शक्ति का, नारी नाम है शक्ति का, नारी नाम है श्रद्धा का, नारी ही तो नाम है समर्पण का, और नारी ही है नाम समस्त सृष्टि का। यानी अगर नारी शक्ति का प्रतीक है तो वही नारी समर्पण का प्रतीक भी है, वही नारी ममता का प्रतीक भी है। शायद उसके इस ममतामयी रूप के कारण ही उसको कहीं ना कहीं अपने से थोड़ा पीछे देखना पड़ रहा है, और आज हमें बात करनी पड़ रही है नारी के संरक्षण की। जिस प्रदेश से मैं आ रही हूँ वहाँ पे निरंतर हमारी कन्याओं की स्थिति जो है वो गिरती चली जा रही है। उस स्थिति को सुधारने के लिए और हमारे स्वांग को भी, उसकी स्थिति को भी सुधारने के लिए, जनमानस तक अपनी बात को रखने के लिए स्वांग के माध्यम से आज हम नारी सशक्तिकरण की बात भी करेंगे। तो कथा शुरू कर रही हूँ, कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। कहानी शुरू होती है मेरे एक छोटे से गांव से। मेरा छोटा सा गांव है जहाँ पे जमींदार छूछक जी रहते हैं। अब छूछक जमींदार के यहाँ एक प्यारी सी बेटी लाडो का जन्म हो जाता है। प्यार में लाडली लाडो कब बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। बड़ी होती जाती है, उसके ब्याह की चिंता सताने लगती है माँ बाप को। वर ढूंढने की बात आती है, और जैसे ही लाडो को पता चलता है कि उसके लिए वर ढूंढा जा रहा है, तो वो भी अपनी एक छोटी सी बात अपनी माँ से कह देती है और एक चुटकी भरती है। कहने लगी, माँ एक बात मेरी भी सुन लो जरा। कहने लगी, माँ ऐसी क्या बात है भला, बता तू, तेरी बात भी सुनेंगे, ब्याह तेरा करना है। तो कहने लगी, माँ देख मेरे लिए वर ढूंढेगी ना तो मेरी एक बात जरूर मानिए। बोली, बोल बेटी तू क्या चाहती है। कहने लगी, मन पढ़े लिखे के ब्याही मेरी माँ, अनपढ़ के ना ब्याही। मन पढ़े लिखे के ब्याही मेरी माँ, ब्याही मेरी माँ, अनपढ़ के ना ब्याही। भोली भाली है। कहने लगी, एक बात तो बता लाडो, पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क है भला। हम तो ये देखेंगे भाई मोटा पैसा होना चाहिए, तेरे किले कितने हैं, तू सारी जिंदगी रानियों की तरह रहेगी,
बोली माँ पढ़े लिखे और अनपढ़ में तो बहुत फर्क हो से। बोली ईसा क्या फर्क हो गया भाई? बोली मैं बताऊं माँ तने। बोली उनका तो खाना पीना भी अलग होया करे। बोली ईसा क्या अलग हो गया खाना पीना? कहती तो सुन फिर। अरे अनपढ़ तो मन रोटी खवावेगा जी, अनपढ़ तो मन रोटी खवावेगा, खेता के धक्के खवावे मेरी माँ, खवावे मेरी माँ, पढ़े लिखे के भैये मन, पढ़े लिखे के भैये मेरी माँ, अनपढ़ के ना भैये। पढ़ा लिखा ऐसा क्या स्पेशल खिला देगा? खानी तो बेटी 2 टाइम की रोटी होया करे, हम आज तक रोटी ही खाने लग रहे। बोली ना माँ टाइम बदल गया। बोली अच्छा क्या टाइम आ गया? तो बोली सुन ले फिर। बोली पढ़ा लिखा मन पिज्जा खवावेगा रे, पढ़ा लिखा मन पिज्जा खवावेगा, रोहतक के होटल ले जावेगा रे माँ, ले जावेगा रे माँ, ले जावेगा रे माँ, पढ़े लिखे के जइए री, मैं अनपढ़ के ना गए मेरी माँ, तू पढ़े लिखे के जइए री। कहने लगी माँ एक बात और बताऊं, पढ़ा लिखा इंसान होवे ना बात ने समझ लिया करे हैं, और जो अनपढ़ होवे नी वो बात ने समझेगा नहीं। तो बोली वो कैसे? कहने लगी पढ़ा लिखा माँ बात न समझे, पढ़ा लिखा माँ बात न समझे, अनपढ़ तो माँ बात न समझे, अनपढ़ तो माँ बात न समझे, मैं जी की किसी पे बतलाऊं मेरी माँ, बतलाऊंगी रे माँ, बतलाऊंगी रे माँ। तो कहने लगी माँ अपनी मन की बात भी तो करनी जरूरी हो से ना, तो ब्याह जब करूंगी तो मेरा जो दूल्हा होगा वो मेरी बात भी तो सुनेगा जी बिल्कुल। तो ऐसी जी रुचि जी कुछ कहना चाह रही हैं इस बात पर? मुझे इस बात से इतनी बढ़िया बात निकल के जो आई, इतनी खूबसूरती से इन्होंने कही और बच्चों तक एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाया, पढ़ने लिखने का महत्व। देखिए हमारे गांव की लाडो भी समझती है कि पढ़ाई लिखाई की कितनी अधिक महत्वता है, क्योंकि वो जानती है कि इससे विचारों में बहुत स्वतंत्रता आती है, दृष्टिकोण में व्यापकता आती है। तो इतनी खूबसूरती से इतना बड़ा संदेश आपको संध्या जी ने दिया कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई की क्यों जरूरत है। तो अब मैं फिर से संध्या जी से आगे अब लाडो अब क्या कहेगी माँ से? लाडो कहने लगी कि माँ देख मेरे लिए तो पढ़ा लिखा वर ढूंढ दे। माँ कहने लगी ए बेटी देख एक बात तने साफ साफ बता दूं, अगर तेरे घर में पैसे होंगे ना, पैसे होंगे तो तेरा अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो जाएगा। माँ अलग ढंग से सोच रही है। और अगर तेरे घर में पैसे नहीं होंगे ना तो तेरा पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर है। माँ की सोच ये थी कि नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है, सबसे बड़ी बात घर में पैसे होने चाहिए। ऐसा ही घर ढूंढ लिया जाता है। बेचारी कहती रह जाती है कि माँ मेरे लिए पढ़ा लिखा वर ढूंढियो। माँ बाप सुनते नहीं और उसके लिए पास के ही गांव से एक और जमींदार पक्का कर दिया जाता है। विनोद जमींदार के घर उसका रिश्ता तय हो जाता है। बेचारी मन महसूस के रह जाती है और आखिर वो दिन आ जाता है जब उसकी विदाई हो रही है। पूरा घर नम आंखों के साथ लाडो को विदा कर रहा है और लाडो क्या कहने लगी अपनी माँ से, यो ले बाबल घर अपना मैं तो चाली हो पिया के देश हो, यो ले बाबल घर अपना मैं तो चाली हो पिया के देश हो,
साथ हमारी लाडो अपने ससुराल में नया कदम रख लेती है, नया कदम रखती है। जैसे ही डोली उतरती है, देखिए सासू माँ किस तरीके से उसका आदर सत्कार करती है, कैसे उसको आशीर्वाद दे रही है। ये मैं आपके सामने एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूंगी। उतरी से बहू डोले ते, यानी वो डोली से उतर गई। जनो इंदर की सोने बरगा रूप बहू का, छम छम बरसे नूर। कहने लगी आजा बहू आंगना में, आजा बहू आंगना खुले बनाते भी प्यारी ये बहू लालू गए। आजा कहने लगी कि पीठ नारियल ले झोली में, बहू झटपट थाली कोली में यानी गोदी में बहू झटपट ठाली कोली, हमारे बनड़े की कोली में, हमारे बनड़े की कोली में गणु दीवा सा बड़े, ये बुझली मोहन माया लेरी गए। तो ये एक झलक थी हरियाणवी संस्कृति की खूबसूरती की। आज के समय में जहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा और परंपरा दम तोड़ रही है, वहाँ पर इस तरीके का लाड और प्यार हमें अब देखने को नहीं मिलता है। इस स्वांग के जरिए आप उसे महसूस करिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमारी जो परंपराएं थीं, आखिर में उनकी जो आत्मा थी, जो उनका जीस एसेंस था, एक जी। एसेंस था, तो वो प्रेम, मोहब्बत या प्यार का जो जी। एक एहसास हुआ करता था आपके जेस्चर्स के थ्रू। आज कितनी न्यूक्लियर खूबसूरत परिवारों में वो अमूमन बात देखने को नहीं मिलता है। जी। और इसी वजह से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर जितनी भी हैं उनसे मुंह मोड़ते जा रहे हैं। तो ये इतनी खूबसूरती से संध्या जी ने ये प्रस्तुत किया। अब हम और आगे चलते हैं, सुनने के लिए मन मचल रहा है कि जी अब आगे बिल्कुल, क्या अब होगा। आगे क्या होने वाला है संध्या जी, हमें लेकर चलें आगे। जी, जैसे ही लाडो ससुराल में उतरती है और सासू माँ उसकी आरती उतारती है, हमारे यहाँ आरता बोलते हैं, उसकी आरती उतारती है और खूब सत्कार के साथ नई बहू को घर में लेके आती है। लाड चाव के साथ दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन आता है जब लाडो का पाँव भारी हो जाता है। जब ऐसा सुनते हैं तो पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है, खुशी से झूमने लगता है और एक ही आस होता है कि हमारी वंश की बेल अब आगे बढ़ेगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। सासू माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कहने लगी, मैं फूली नहीं समाई बेटी लाडोवा,
के रूप में हमारा जो वंश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए तेरे को कितनी दुआएं दें, तेरे को कितने सत्कार दें, कम पड़ रहे हैं शब्द सबके पास। और लाडो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डरे चली जा रही है कि अगर लड़के की जगह लड़की हो गई तो क्या होगा। सबकी उम्मीदें जुड़ गई लाडो के साथ। ससुर कहने लगे, ससुरा बोलिया सासू से अब हमारा वंश बढ़ेगा, ससुरा बोलिया सासू से अब हमारा वंश बढ़ेगा, आंगन में खेलेगा पोता हमारी शान बढ़ेगा, आंगन में खेलेगा पोता हमारी शान बढ़ेगा। सारे कूड़े बने से छोरे की सासू माँ कहने लगी है कमला, न्यू देख के तो बता हमारे घर छोरा होगा या छोरी होगी। बोली ये क्या बात हुई माँ जी, मैं किस तरह बता दूं, ये तो डॉक्टर का काम से ना, लेकिन एक बात से जो मैं आपकी पूरी कर सकूं। सासू बोली क्या बात होगी। बोली बात न्यूज है, जो अपने पड़ोस में बतेरी रहे हैं ना, वो छोरा उनकी दवाई दे रहे हैं। बोली अच्छा, इस तरह की दवाई भी आया करे। कहती बिल्कुल। कहती अपने वो मरती कौन थी, उसके 5 छोरी हुई, 5 छोरी 5 6। जब उसने दवाई ली ना बतेरी से तो उसके यहाँ छोरा होया। कहती और तो वो जो रमलों की लुगाई ना से, उसके यहाँ भी छोरा उसी की दवाई से होया। और ये पक्की शर्तिया बात से कि अगर आपके घर भी मैं वो दवाई दिला दूं ना तो आपके भी पक्का छोरा होगा। बेचारी सासू माँ वंश बेल आगे बढ़ाने के चक्कर में बातों में फंस जाती है और उस दाई के साथ चल पड़ती है दवाई लेने के लिए। और क्या सिचुएशन पैदा होती है, क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं, देखिए। सासू लेती फिर दवाई, कहने लगी है बेटी हमने छोरा उनकी दवाई दे दे, हमारा तो पूरा कुणबा इस आस में बैठे है कि हमारे छोरा अगर हमारी वंश बढ़ेगी और जो तू कहेगी वो तुम्हें दे आगे आके। बोली अच्छा। कहती अगर बेबी छोरी होगी फिर। बोली छोरी होगी तो सुन ले फिर। कहने लगी छोरी अगर होई पेट में जो मारे घनी उदासी छा जाओगी, छोरी अगर होई पेट में जो मारे घनी उदासी छा जाओगी, छोरी से ही वंश बढ़े, छोरी से ही वंश बढ़े। काहे खेले मेरे अंगना पोते के भरम में, सासू लेती आखिर वहां से दवाई लेकर आ जाती, दवाई ले आती है और लाडो को दे देती है। अब लाडो हैरान परेशान कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि जानती थी कि इन दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सासू माँ का मन भी रखना था। अचानक एक दिन जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को घर घर
पहुंचाने की हिम्मत रखने वाली आशा वर्कर, जिनको गांवों में आशा दीदी के नाम से जाना जाता है, उनके घर आ जाती हैं और उनको वो सारी बात लाडो बतला देती है। आशा दीदी घर में आई, लाडो ने सब कुछ बतलाई। आशा दीदी घर में आई, लाडो ने सब पोते के भरम में क्यों लेते फिरो दवाई, पोते के भरम में क्यों लेते फिरो दवाई। कहने लगी आशा दीदी, हैं ताई तू किन चक्रा में पड़ रही है? हैं इन चक्रों में कुछ रखा ना है। इस दवाई के साथ साथ तू अपनी बहू की जान से भी हाथ धो बैठेगी और साथ साथ तेरे पोते से भी जाती रहेगी और पोती से भी जाती रहेगी, जो भगवान ने देना। कहती अच्छा फिर क्या करूं? बोली तू ऐसा कर, तू जाके शहर में किसी डॉक्टर ने दिखा के लिया तेरी बहू ने। बोली अच्छा उससे फर्क पड़ेगा? बोली हाँ। अब उसके कहने पे आशा दीदी के हॉस्पिटल चल पड़ती है। वहां जाके डॉक्टर को उसकी जांच करने के लिए कहती है। अब वहां पहुंच जाती है, लेकिन सासू माँ कहाँ रुकने वाली थी। उसको तो एक ही भूत सवार था कि हमारे यहाँ किसी तरीके से बेटा हो जाए। अब डॉक्टर ने से भी सेम सवाल कहने लगी, एक बात बताओ डॉक्टर ने जी कि हमारे बेटा होगा या बेटी होगी? बोली अच्छा आपको पता भी है, आप मेरे से पूछ क्या रही हो? बोली इसमें क्या बात होगी भाई, हमारा बच्चा है, हम ही पूछ रहे हैं भाई हमारा बेटा होगा या बेटी, इसमें बताने में कितनी देर लगेगी आपको? बोली देर तो कुछ नहीं लगेगी, लेकिन एक बात आप और ध्यान से सुन लो। बोली क्या? कहती बात ये है माँ जी कि अगर आपने ये बात मेरे से पूछी ना तो इसके बदले में आपको 5 साल की एक तो होएगी जेल, ऊपर से होगा 50,000 रुपए का जुर्माना। बोली हाँ ये बेटी या के बात से है जुर्माने की क्या बात? हमारा बच्चा हम ही तो पूछने लग रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी? बोली सरकार ने नियम लागू करा है 1994 में कि अगर किसी ने भी बच्चा होने का आश्वासन भी दे दिया ना कि आपके यहाँ छोरा होगा, इस आश्वासन भी दे दिया तो उसने या तो जेल होगी या फिर उसने जुर्माना भरना पड़ेगा। बोली अच्छा, फिर भी नहीं मानी सासू माँ। बोली डॉक्टर निजी मन तू दे बता, डॉक्टर निजी मन तू दे बता, हमारे छोरी होवेगी ना छोरा, डॉक्टर निजी मन तू दे बता, हमारे छोरी होवेगी या छोरा। डॉक्टर बोली ऐसे नहीं मानोगी माँ जी? बोली ना। फिर बोली डॉक्टर ने माता हमारी तरह कुर्सी पे बिठा लिया उसको आमने सामने, जैसे रुचि जी और मैं बैठे हुए हैं। बोली डॉक्टर ने माता लिया बेटा, बोली जुर्माना भरेगी या काट की सजा, जुर्माना भरेगी कि काट की सजा, जुर्माना भरेगी कि काट की सजा। माँ जी बेचारी सीधी सादी डर के मारे कांपने लगी। बोली अच्छा इसी बात से आप कौन है बताओ? कहती मैं तो बताऊं कौन है। तो बोली तो ठीक है फिर आप न्यू करो, आप न्यू नहीं बताती ना भी हमारे छोरा होगा या छोरी, तो आप हमें कि मैं ना दवाई दे दो कि हमारे छोरा ही हो जाए। तो बोली माँ जी आपने पता भी है ये साइंस की बात से और इसमें क्या दवाई करेगी? बोली अच्छा। कहने लगी डॉक्टर ने माँ समझाई, डॉक्टर ने माँ समझाई, एक वाई और एक एक्स है, एक एक्स और एक है वाई। अब माँ जी फिर कंफ्यूज। बोली ये एक्स वाई क्यों होया करे? बोली माँ जी एक्स और वाई हर इंसान में एक जोड़ी क्रोमोसोम होया करे, औरता में तो सिर्फ XX होया करे, जबकि वीर में X और Y होया करे। X अगर X से मेल करेगा तो छोरी होवेगी और X अगर Y से मेल करेगा तो छोरा होवेगा।
और ये तो सारी भगवान की देन से किस से किसका मिलान होगा, तो के चक्कर में पड़ रही है। बोली अच्छा, बोली हाँ, फिर बोली वीर का एक से जग मिले, वीर का एक से जग मिले, गूंज किलकारी लक्ष्मी की घर में, गूंज किलकारी लक्ष्मी की घर में। और कहती फिर और भी सुन ले, जग मिलेगा एक से सिवाय, जग मिलेगा एक से सिवाय, तब ही छोरा तेरे घर में आए, तब ही छोरा तेरे घर में आए। उलझी ताई किस बात में तू, उलझी ताई किस बात में तू, सारी बात न किसी के हाथ में, सारी बात न किसी के हाथ में। तो ताई को डॉक्टर अच्छे तरीके से समझा देती है रुचि जी कि तेरी दवाई से और तेरी दाई से कुछ होने वाला नहीं है नहीं जी, होने वाला है। और बिल्कुल ये सब विज्ञान का काम है। देखिए, और ये विज्ञान का काम कैसे है, आइए इस छोटे से एनिमेशन से देखते हैं कि कैसे एक्स और वाई जब जी। फ्यूज होते हैं तो मेल चाइल्ड का बर्थ होता है, और जब एक्स एक्स से होता है तो फीमेल चाइल्ड। बनी तन गाट कर मन मोर बनी तन गाट कर मन कैसे मोर जाने? बनी तन गाट लड़का कर होगा मन या मोर लड़की? बनी तन गाट कर मन लड़का मोर होगा बनी तन गाट कर इसका पता चलता है निषेचित अंडाणु यानी फर्टिलाइज्ड एग में होने वाले सूत्र से। यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य की कोशिका में दो लिंग सूत्र होते हैं जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु यानी अनफर्टिलाइज्ड एग में हमेशा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु यानी कि स्पर्म जिनमें एक और दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज यानी जाइगोट में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु यानी कि लड़की में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु यानी लड़के में विकसित होगा। तो अब आप जान गए होंगे कि शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए केवल उसकी मां उत्तरदायी है बिल्कुल निराधार है। जी ये बिल्कुल निराधार बात है। मतलब जी रुचि जी, तो हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था कि कुछ मिथ्याओं के टूटने की खनक आप इस कार्यक्रम में महसूस करेंगे। तो एक मिथ्या आपकी यह टूटी जरूर होगी कि लिंग निर्धारण का आधार सिर्फ और सिर्फ महिला नहीं है। महिला जिम्मेदार नहीं है कि लड़का होगा या लड़की। असल में इस पूरी प्रक्रिया में गुणसूत्रों की भागीदारी में पुरुष का हाथ, पुरुष का योगदान वाई गुणसूत्र के रूप देने के रूप में होता है। और बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि लड़का होगा या लड़की निर्धारित होता है। तो इसलिए ये कहना कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष पर है या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री पर है, दोनों ही गलत हैं। असल में जिम्मेदारी दोनों की है, दोनों की सहभागिता है, दोनों का बराबर भरपूर योगदान है। तो ये एक वैज्ञानिक आधार था लिंग निर्धारण का, और सदियों से इस तरीके की भ्रांति चली आ रही है हमारे समाज में, और असल में वो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। हमारी मानसिकता बदलने का नाम नहीं ले रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में, या और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों,
आप अपने आसपास नजर डालिए, असंवेदनशीलता और अज्ञानतावश हम उसी मिथ्या अवधारणा से चिपके रहना चाहते हैं। और तभी कहते हैं पढ़ने लिखने, तभी हमारी लाडो कहती थी कि मुझे पढ़ा लिखा वर चाहिए, क्योंकि उसे असल में वैज्ञानिक तथ्यों का पता होगा, भान होगा। और ऐसी बहुत से क्षेत्र होंगे जहां पर हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और इस तरीके के दोषारोपण जो स्त्रियों पर चले आते हैं, उनसे कहीं तो छुटकारा इस सोच को बदलने से मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम और सुनना चाहेंगे, अभी समय है हमारे पास कि हम इनकी संध्या जी की सुरीली आवाज का आनंद और उठा सकें। उसी कहानी को हम आगे लेके जाते हैं। जैसे बच्चों आपको अभी सब चीज़ समझ में आई, उसी तरह हमारी माँ जी को भी समझ में आ गई डॉक्टर इनके समझाने पर कि कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं है, कुछ भी दवाइयों के हाथ में नहीं है, ये सब प्रारब्ध है। कौन किससे मिलान करेगा, ये उस प्रारब्ध की बात होती है। तो माँ जी को बात पूरी तरीके से समझ आ गई। डॉक्टर साहिबा से माफ़ी मांगने लगी, उनसे कहने लगी कि डॉक्टरनी जी मने माफ़ कर दो, अब मने सारी बात समझ में आ गई। अब चाहे हमारे घर लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों का हम उसी ढंग से स्वागत करेंगे, सत्कार कहेंगे। तो डॉक्टर साहिबा कहने लगी, माँ जी एक बात बतला दूं आपको कि आजकल लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। अगर आप लड़कियों की तरफ ध्यान से देखो तो गीता, बबीता, सायना, साक्षी, इन सब ने अपने माँ बाप को जितनी इज्जत और मान सम्मान दिया है वो कहीं लड़कों से भी ऊपर है। तो कहने लगी सही कहते हो आप डॉक्टर जी, अब हमारे घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको उतने प्यार से ही पालेंगे, उतने प्यार से ही उसको बड़ा करेंगे, उतने ही लाड लडाएंगे जितना हमने एक लड़के को लाड लडाना था, और दोनों अब हमारे लिए बराबर हैं। तो डॉक्टर जी ने माँ जी को शाबाशी दी और कहा कि ऐसी ही बात तुम जन जन तक पहुँचाओ, लोगों को समझाओ कि लड़का और लड़की दोनों एक बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों के होने से ही प्रकृति पूरी होती है। अगर एक भी हिस्सा प्रकृति में से कम होगा तो कोई भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कहने लगी ठीक है। तो इस स्वांग का यहीं पे मैं अंत करूंगी और एक छोटे से आला के साथ अपनी बात कहूंगी। बेटी भाई आधार है शिक्षा के रूप में एक हथियार भी पकड़ा देना है, ताकि वो आने वाली नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को और सुंदर ढंग से सुसज्जित कर पाए और सुंदर ढंग से उनको शिक्षित कर पाए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। रुचि जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, बहुत खूब संध्या जी, बहुत अच्छे से आपने बातों को सामने प्रस्तुत किया और उम्मीद है आप सबके दिलों को छुआ होगा। और ज़रूर दिखाइएगा अपने बड़ों को। और बच्चों, अगर आप नज़र डालें हमारे इंडिया के सर्वे के डाटा के ऊपर, सेंसस के ऊपर, तो आप स्लाइड पर देख सकते हैं। ये है 2005 से 2015 तक का डाटा, जहां पर सेक्स रेशियो पूरी इंडिया का आप एक कंपैरेटिव स्टडी, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं जी। दिन ब दिन घटता गया। 2005 से 2015 तक की जो यात्रा रही जी, वो कदम दर कदम घटती गई। तो जिम्मेदारी बहुत अधिक बनती है कि इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचा जाए और कदम उठाया जाए इस तरफ।
कोशिश की जाए, जैसे कि अभी संध्या जी ने अपने गीत के माध्यम से भी कहा, स्वांग के माध्यम से भी कहा कि जिम्मेदारी उठानी होगी, प्रचार प्रसार करना होगा और खुद से पहले अपने घर से शुरू करें और उसके बाद दूसरों तक ना सिर्फ पहुंचे। प्रचार प्रसार करना होगा रुचि जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई, यूं तो आपने आज सारे ही पहलुओं को जीवन के इस सत्र में 1 घंटे के पूरा कर लिया। शिक्षा है हथियार, तो बिल्कुल। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है। आज हमने ना सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात की, हमने सेक्स रेशियो डिस्कस किया, हमने फीमेल फीटिसाइड को भी कहीं ना कहीं टच किया, डोमेस्टिक वायलेंस तो मैं नहीं कहूंगी, बट जो भी हमारी महिलाएं अमूमन घर में फेस करती हैं, और सशक्तिकरण की तो क्या बात करूं, हम हिंदुस्तानी हैं, सभी लोग इंडियंस हैं, जहां की राष्ट्रपति स्वयं एक महिला हो सकती है। फिर भी हमारे यहाँ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सेक्स रेशियो बिल्कुल ढला हुआ है, हम देख रहे हैं, और गिरता जा रहा है। पर सशक्तिकरण इस मंच पर ही आपको दिखेगा, क्योंकि उसी हरियाणा जहां सेक्स रेशियो सबसे कम है देश में, वहां की एक सॉन्ग परफॉर्मर, एक लौती सॉन्ग परफॉर्मर इंडिया की हमारे बीच आज बैठी हैं, अपनी आवाज, अपनी गायकी, जो आज उन्होंने स्क्रिप्ट भी तैयार की, स्वयं लिखी, उसके माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचा रही हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल रुचि जी क्या हो सकता है बिल्कुल। कि स्वयं एक महिला हरियाणा से आकर आज रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का कर रही है, सेविंग गर्ल चाइल्ड बता रही है। बिल्कुल, और यही सशक्तिकरण का एक नमूना और एक उदाहरण आप सभी के सामने है। और उम्मीद है इन 3 महिलाओं को देखकर आप तक वो संवेदनशीलता जरूर जी, पहुंची होगी बिल्कुल। और आप सोचने पे जरूर मजबूर हुए होंगे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है और किससे हो रही है और सुधार की गुंजाइश कहाँ है और कैसे करनी है। और उसका आधार, जैसे कि अभी कृति जी ने कहा, शिक्षा ही है जो इसका पूरा जी, हमारा आधारशिला होगी, जो हो नींव सकती है। रखी जाएगी इस समाज में नारी सशक्तिकरण की, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र शिक्षा ही है। और बहुत जरूरी है इस प्यूबर्टी वाली एज के बच्चों को, 9th 10th और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को यह समझना कि सेक्स रेशियो को अगर बढ़ाना है, कंट्रोल करना है हमारे देश में, तो आप सभी का, क्योंकि आप भारत का भविष्य हैं। और संध्या जी जैसे कलाकार जो फोक को रिप्रेजेंट करते हैं, संध्या जी ना सिर्फ हरियाणवी, मैं कहूंगी तमाम हमारे देश भर में जो भी कलाकार, क्योंकि मैं खुद जुड़ी रहती हूँ इन सब चीजों से, तो मैं समझती हूँ। मैंने बांग्ला में कल शाम में ही एक गीत सुना, वो भी उसमें कहीं ना कहीं यही जिक्र था कि अमार हाथ बांधी भी और अमार पा बांधी भी, अमार मुख बांधी भी के मोने, मतलब आप मेरा हाथ, पैर, मुंह, सब तरीके से मुझे फिजिकली अगर टॉर्चर भी कर देंगे, फिर भी आप मेरी इच्छाओं को, मेरी मूल प्रवृत्ति को, मेरे स्वभाव को नहीं बांध सकते हैं। तो आवश्यकता है महिलाओं को, बेटियों को उड़ने देने की। जैसे आपने बहुत से नाम लिए, हरियाणा से ही आती हैं सभी खेलने की, जो भी आपने नाम लिए, जो सेलिब्रिटीज हैं, हस्तियां हैं। और रुचि जी, एक बात यहाँ जाते जाते लास्ट मिनट में मुझे और लगता है, क्योंकि हमने बहुत सी महिलाएं और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, तो जितनी जिम्मेदारी बेटियों की माओं की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बेटों की माओं की है इस सशक्तिकरण में। क्योंकि अगर आप बेटी की माँ हैं, बेटियां हमारे हिंदुस्तान में समझी समझाई होती हैं, बहुत ज्यादा उनको समझाना नहीं पड़ता, जैसे लाडो को सब पता था, पर बेटों की माओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? बेटी की माँ कहें चाहे बेटे की माँ, दिल माँ का होना चाहिए, अंतिम बात यही है जी। और आधार बहुत ही क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जी, अज्ञानता और अशिक्षा ही इसका पूरा मूल कारण है। और एक बार हमें वो चीज समझ आ गई तो जी। अपने आप हमारी मानसिकता बदल जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आज अगर 3 महिलाएं इस पोडियम पर बैठकर नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, इतने संजीदा और संवेदनशील मुद्दे पर, तो अगर 3 पुरुष बैठकर इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे तो बात अलग होगी रुचि जी। इसीलिए बेटों की माओ की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ ज्यादा संवेदनशील है। और संध्या जी तो खैर क्या ही कहने, मेरे पास शब्द नहीं है संध्या जी की गायकी के लिए और उनकी रचनाओं के लिए। और आप इस बात को कंक्लूड करें कि आज हमने सॉन्ग से विज्ञान कैसे सीखा। तो सीखा कैसे, ये तो आप सबके सामने इसका प्रस्तुतिकरण हो ही चुका है। और विज्ञान के साथ साथ हमने और बहुत कुछ सीखा, बहुत से पहलुओं को हमने छुआ, कुछ कहे गए, कुछ अनकहे। आपने जिन्हें अपनी नजरों से, अपने मन की चक्षुओं से, अपनी मन की आंखों से बहुत सी चीजों को देखा होगा, जो हम अपने शब्दों से आपको बता नहीं पा रहे हैं। और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में 2 मुख्य मुद्दे, बहुत सॉलिड मुद्दे जिसको मैं कहूंगी, ठोस आधार जो इस कार्यक्रम का बना, पहला तो यही कि विज्ञान के तथ्यों की महक के साथ
आपने मिथ्याओं को तोड़ा, आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास पाया होगा कि अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो एक उत्तरदायित्व मेरा किस तरह से बनता है इस समाज में, इस रेशो को, इस सेक्स रेशो को संतुलित या बैलेंस्ड करके रखने के लिए। इसी के साथ, ये तो विज्ञान से संबंधित बात हुई, लेकिन इसी के साथ एक और चीज जो कि बहुत बड़ी एक हमें मोटिवेशन कह लीजिए एक तरीके का, जो मिलता है शिक्षकों को, कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे संरक्षित रखने में, उसे बचाने में एक विज्ञान शिक्षक की किस तरह से भूमिका हो सकती है। हम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम विज्ञान के शिक्षक हैं और हमारा इन चीजों से कोई नाता नहीं। जी, नहीं, बिल्कुल। पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है जी। कि आप हमारे देश की कला और संस्कृति को विज्ञान के जरिए ही किस प्रकार से Absolutely। संरक्षित रखेंगे। तो ये बिल्कुल दो ठीक बात। चीजें बहुत उभर कर जो सामने आई हैं। जी। और फिर से मैं तो बहुत तहे दिल से संध्या जी का शुक्रिया बिल्कुल, करूंगी। हम सभी करते हैं। और बस जाते जाते यही बात रहेगी कि ना सिर्फ साइंस को, हमने सोशल साइंस के पहलुओं को भी छेड़ा, हमने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और तमाम सब चीजों के बारे में आज डिस्कस किया। तो मुझे लगता है आज बहुत ज्ञानवर्धक सेशन रहा ये, और हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ इससे गेन किया है और आगे सभी तक इस बात को लेकर जाएंगे। संध्या जी, आप स्टूडियो में आकर आज अपने मार्गदर्शन किया हमारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का, काबिल तारीफ है। मेरे पास तो शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए। बहुत अच्छा, बहुत संवेदनशील सत्र था आपका। आपके साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आभार मैं आप लोगों का स्पेशली करना चाहूँगी, एनसीईआरटी का करना चाहती हूँ कि इतने प्यार से आप लोगों ने हमें बुलाया और हम अपनी बात को रख पाए। ये ना केवल एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए, ये आज के समय की ज़रूरत है। और जितना हमारे लिए लड़का ज़रूरी है उतना लड़की की भी उतनी जो है समाज में ज़रूरत है, और दोनों के बिना समाज अधूरा है। ये बात जब हम लोग सब समझ जाएंगे तो मुझे लगता है ये रेशो भी सुधर जाएगी, बिल्कुल, और सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप तो खुद मिसाल हैं इस सेक्स रेशियो के लिए। इसको, मिथ्स को ब्रेक करते हुए आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हरियाणा को, अपने आप में काबिल तारीफ है। रुचि जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। ना अनोखा, बहुत सुरीला, आज तो आपने विज्ञान को मतलब गाने से सिखा डाला हमारे स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू कृति। और मैं अपनी तरफ से और एनसीईआरटी की तरफ से हमारे गेस्ट जो हैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे हारमोनियम प्लेयर जो टीम साथ में है हमारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बखूबी पूरा साथ निभाया है इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में। तो धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का भी। और संध्या जी, हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे और इस तरीके की जो हवा है इसे बहने देंगे, इसे कहीं रोकेंगे नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि ये बयार जो चली है वो दूर दूर तक फैलेगी। जी, अभी 2 दिन पहले ही से द गर्ल चाइल्ड हमने दुनिया भर में मनाया, और इसी संदेश के साथ कि हम सशक्तिकरण की शुरुआत अपने घर से करेंगे। तो आज आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर लौट कर आएंगे। एनसीईआरटी ऐसे ही ज्ञानवर्धक सत्र आपके लिए नए नए आयामों के जरिए लाता रहेगा। अभी के लिए विदा चाहूंगी, नमस्कार।